नमस्कार साथियों। आज इस लेक्चर में हम द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में हम द्वितीय चरण 1924 से 1946 के मध्य था और इससे पहले हमने प्रथम चरण किया था क्रांतिकारी आंदोलन का, जो था 1905 से 1915 के मध्य था। ओके, तो क्रांतिकारी आंदोलन का, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण, ठीक है। तो इसके हम कारण जान लेते हैं, इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं कि वे कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसकी वजह से द्वितीय क्रांतिकारी आंदोलन आरंभ हुए। ओके, तो क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण और इसके क्या कारण हैं, इसके क्या कारण रहे, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या बैकग्राउंड था। ठीक है, तो इसमें पहला था कि जो प्रथम चरण में क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था 1905 से 1915 के मध्य, उसका दमन कर दिया गया। प्रथम चरण के आंदोलन का दमन कर दिया गया, जो कि हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था। ओके, इसमें दमन के रूप में क्या क्या किया गया, इसमें क्रांतिकारियों को फांसी दी गई, उनको उम्र कैद आदि सजाएं दी गई। क्रांतिकारियों को फांसी, उम्र कैद आदि सजाएं दी गई, ओके, उसके बाद हमने देखा कि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आते हैं और इससे जो नरमपंथी नेता है वे तो संतुष्ट होते हैं, लेकिन भारत के अधिकांश नेता, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अधिकांश नेता इस प्रावधान से, इस एक्ट से संतुष्ट नहीं होते हैं। तो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ओके, तो इससे जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता असंतुष्ट होते हैं। उसके बाद सरकार के द्वारा जो सरकार के कार्यों के विरुद्ध, सरकार की योजनाओं के विरुद्ध जो भारत की जनता में जो विरोध था, उसको कम करने के लिए, गुस्से को कम करने के लिए, सकारात्मक माहौल बनाने के लिए अनेक लोगों को जो पहले जो है कैद कर लिया गया था उनको रिहा किया जाता है। ओके, तो ये भी एक बैकग्राउंड था। सकारात्मक माहौल बनाने के लिए अनेक लोगों को रिहा किया गया, अनेक लोगों को रिहा किया गया। ओके, उसके बाद अगला बैकग्राउंड क्या है, उसके बाद अगला बैकग्राउंड है कि हमको पता है कि सरकार के द्वारा रोलेट एक्ट लाया गया और इसमें क्या प्रावधान था, इसमें प्रावधान था कि बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी प्रमाण के अगर
किसी व्यक्ति पर यह शक हो कि ये व्यक्ति सरकार के विरुद्ध या देशद्रोह या राजद्रोह करने का प्रयास कर रहा है, तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता था बिना किसी कारण के, बिना किसी नोटिस के। ओके, तो इस रोलेट एक्ट या ब्लैक कानून, काले कानून के खिलाफ भारत में बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। ओके, और गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन चला। इसी आंदोलन के दौरान एक घटना घटती है जिसका नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड, और इस हत्याकांड की वजह से भारत में बड़े पैमाने पर विरोध होता है। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी के द्वारा जो ये रोलेट एक्ट सत्याग्रह था उसको वापस ले लिया जाता है। ओके, तो एक ये बैकग्राउंड है रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण बड़े पैमाने पर विरोध। ओके, ठीक है। इन्हीं सभी के बीच गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन आरंभ किया जाता है। असहयोग आंदोलन या सत्याग्रह आरंभ किया जाता है, किया गया। ओके, तो इन सब की वजह से, ठीक है, तो असहयोग आंदोलन में बहुत सारे युवा क्रांतिकारी नेता भी जुड़ गए, क्योंकि इस आंदोलन की जो सफलता है वह अभूतपूर्व थी। इसमें जो है गांधी जी का जो आंदोलन था असहयोग आंदोलन, इसमें आंदोलन को बहुत बड़े पैमाने पर सफलता मिल रही थी। इसमें आंदोलन में बहुत सारे लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अगर ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहा तो भारत को जो है जल्द ही स्वतंत्रता मिल जाएगी, स्वराज्य मिल जाएगा। इस वजह से इसमें जो है बहुत सारे क्रांतिकारियों ने, बहुत सारे युवा क्रांतिकारियों ने इसमें भाग लिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि फरवरी 1922 में एक घटना घटती है, चोरी चोरा की घटना, और इस घटना की वजह से गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। ठीक है, और असहयोग आंदोलन वापस लेने की वजह से ना केवल कांग्रेस में बल्कि बहुत सारे जो है युवा क्रांतिकारियों का जो है उनको बहुत बुरा लगता है, उनका दिल टूट जाता है। ओके, और इसके बाद वे क्रांतिकारी मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो गांधी जी के द्वारा फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है, वापस ले लिया गया। ठीक है, तो इस कारण जो युवा थे वे क्रांतिकारी मार्ग पर आगे बढ़ गए। ठीक है, अब इसके बाद ये था बैकग्राउंड भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण का। उसके बाद एक क्रांतिकारी संस्था थी जिसका नाम था
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ओके, इस संस्था का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसको शॉर्ट में HRA भी कहा जाता है। इसकी स्थापना होती है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है, और ये स्थापना कब होती है? ये होती है अक्टूबर 1924 में, और HRA के द्वारा ही जो है काकोरी कांड किया जाता है, काकोरी रेल कांड किया जाता है। ठीक है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो HRA के संस्थापक कौन थे? तो HRA के संस्थापक थे सचिंद्र नाथ सान्याल। संस्थापक, इसके संस्थापक थे सचिंद्र नाथ सान्याल। सचिंद्र नाथ सान्याल इसके संस्थापक थे, सचिंद्र नाथ सान्याल। ओके, और सचिंद्र नाथ सान्याल ने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था बंदी जीवन। बंदी जीवन, बंदी जीवन। ओके, अब हम देख लेते हैं कि जो HRA है, HRA के कौन कौन सदस्य थे। HRA के सदस्य, तो HRA के सदस्यों में कौन कौन थे? इसमें प्रमुख नाम थे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और भगवती चरण बोहरा। ओके, तो चंद्रशेखर आज़ाद, उसके बाद भगत सिंह, उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, उसके बाद राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, रोशन सिंह और भगवती चरण बोहरा। भगवती चरण बोहरा। ओके, तो ये HRA के सदस्य थे। ओके, इसके अलावा और भी सदस्य थे लेकिन ये इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, तो इनमें जो ये राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह है, इनको फांसी की सज़ा दी गई थी काकोरी षड्यंत्र कांड की वजह से। ओके, ठीक है, इसके अलावा आगे हम देखते हैं कि जो ये HRA है इसका उद्देश्य क्या था। HRA के उद्देश्य, तो HRA के उद्देश्य थे क्रांतिकारी आंदोलन करना। ठीक है, तो क्रांतिकारी आंदोलन करना। क्रांतिकारी आंदोलन कैसे करते थे? सबसे पहले ये प्रेस के माध्यम से, यानी कि पत्रिका न्यूज़पेपर, इसके माध्यम से ये जो है क्रांतिकारियों की भर्ती करते थे। उसके बाद उनको ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण देते थे। उसके बाद उनको धन मुहैया करवाते थे। उसके बाद उनको हथियार प्रोवाइड करवाते थे और
फिर उनको क्रांतिकारी घटनाएं करने के लिए जो है प्रेरित करते थे। ये इनका प्रोसेस था, ठीक है। और इसका दूसरा उद्देश्य था कि भारत राज्यों का संघ होना चाहिए, भारत राज्यों का संघ होना चाहिए, ये भी इनका उद्देश्य था, ठीक है। उसके बाद इनका उद्देश्य था कि भारत में वयस्क मताधिकार का प्रावधान होना चाहिए, वयस्क मताधिकार, यानी कि और किसी भी आधार पर मताधिकार नहीं होना चाहिए, सिर्फ वयस्क मताधिकार होना चाहिए, यानी कि जो व्यक्ति वयस्क हो गया उसको मत देने का अधिकार होना चाहिए। और इनका उद्देश्य था कि मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण नहीं किया जाना चाहिए, मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण नहीं किया जाना चाहिए। उसके अलावा इनका एक और उद्देश्य था कि प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दी जानी चाहिए, प्रांतों को स्वायत्तता, प्रांतों को स्वायत्तता, ओके, यानी कि ऑटोनॉमी, प्रांतों को स्वायत्तता दी जानी चाहिए, ओके। ये इनके उद्देश्य थे। और जो एचआरए का विधान है, जो एचआरए का संविधान है, एचआरए का संविधान, एचआरए का संविधान, तो ये एक पीले पर्चे में छपा हुआ था, इसलिए इसको पीला पर्चा कहा जाता था। एचआरए के विधान को या संविधान को पीला पर्चा कहा जाता था, पीला पर्चा कहा जाता था, ओके। इतनी सारी बातें हो गई हमारी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि जो एचआरए के संस्थापक थे सचिंद्र नाथ सान्याल और इनके एक सहयोगी योगेश चंद्र चटर्जी। ये पीले पर्चे के साथ पकड़े गए, इसलिए इनको गिरफ्तार कर लिया गया। सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी, योगेश चंद्र चटर्जी को पीला पर्चा के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पीला पर्चा के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। तो जब सचिंद्र नाथ सान्याल को गिरफ्तार कर लिया गया तो एचआरए की पूरी जिम्मेदारी जो है, पूर्ण कार्यभार राम प्रसाद बिस्मिल के ऊपर आ गया, ठीक है। तो एचआरए का इसलिए एचआरए का पूरा कार्यभार राम प्रसाद बिस्मिल के ऊपर आ गया, ओके। तो हमको पता है कि क्रांतिकारी गतिविधियां हो या किसी भी प्रकार की गतिविधि हो, उसको चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। और हमने पहले भी पढ़ा कि जो ये क्रांतिकारी हैं, ये धन कैसे जुटाते थे। तो ये धन जुटाते थे, सबसे पहले तो ये चंदा मांगते थे, लेकिन आपको पता है कि चंदे से जो है इतना अमाउंट इकट्ठा नहीं हो पाता, इसलिए ये जो धनवान लोग हैं उन पर दबाव बनाते थे जो है पैसा देने के लिए। लेकिन जब धनवान लोगों पर दबाव बनाया जाता था तो ये बदनाम होते थे कि उन लोगों ने जो है धनवान लोगों से पैसे हड़पे हैं, इसलिए बदनाम होते थे।
इसलिए इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम जो है सरकारी खजाने को ही लूटें। राम प्रसाद बिस्मिल जो कि महान क्रांतिकारी थे, उनका ये विचार था कि जो क्रांतिकारी होते हैं उनके हथियार और उनका धन सरकारी खजाने में ही होता है, यानी कि जो सरकारी खजाना है वही क्रांतिकारियों का धन है और जो उनके हथियार हैं वही क्रांतिकारियों के हथियार है। इसलिए हमको सरकारी खजाने को ही लूटना चाहिए। इसलिए इन्होंने पहले तो छोटी मोटी डकैती की, 2 डकैतियां की, एक तो बिजपुरा में की और एक द्वारिकापुर में की। ठीक है, तो धन के प्रबंध के लिए 2 डकैती की। कहाँ कहाँ? एक तो बिजपुरा में की और एक की द्वारिकापुर में। लेकिन इससे जो है इनको पर्याप्त धन नहीं मिला। तो जो राम प्रसाद बिस्मिल है, राम प्रसाद बिस्मिल, एक ट्रेन चलती थी सहारनपुर से लखनऊ के मध्य। ठीक है, और जो राम प्रसाद बिस्मिल है उनका घर था शाहजहांपुर में। तो राम प्रसाद बिस्मिल अमूमन इस ट्रेन में सफ़र किया करते थे। ये शाहजहांपुर से चढ़ते थे और लखनऊ जाते थे। ठीक है, तो ये देखते थे कि जो धन इस ट्रेन में जाता है, जो पैसा है इस ट्रेन में जाता है, इस ट्रेन के टिकट का पैसा और अन्य जो पैसा है वह इस ट्रेन में जाता है। तो राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों ने ये योजना बनाई कि क्यों ना जो ये ट्रेन है सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन 8 डाउन पैसेंजर, इसको लूटा जाए। ठीक है, तो इसको लूटने की इन्होंने योजना बनाई और 9 अगस्त 1925 को ये जो ट्रेन थी सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन 8 डाउन पैसेंजर, इस ट्रेन को इन्होंने लखनऊ से करीब 15 किलोमीटर पहले एक जगह है काकोरी, वहां पर इस ट्रेन को इनके द्वारा लूटा गया। तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी में ट्रेन डकैती। ठीक है, ये बात हो गई। ट्रेन डकैती, ट्रेन कौन सी थी एक बार लिख लेते हैं ट्रेन का नाम भी। ट्रेन थी सहारनपुर से लखनऊ, 8 डाउन पैसेंजर, 8 डाउन पैसेंजर ये ट्रेन थी। ठीक है, इस ट्रेन को काकोरी में लूटा। ठीक है, इस ट्रेन को लूटने वाले 10 लोग थे। ये 10 लोग शाहजहांपुर से ट्रेन में सवार होते हैं और काकोरी में जाकर इस ट्रेन को लूटते हैं। ठीक है, तो ट्रेन में सरकारी खजाने को लूटा। ट्रेन में सरकारी खजाने को लूटा। ठीक है, इसमें लूट में इस लूट में 10 लोग शामिल थे। 10 लोग शामिल थे और ये 10 लोग कौन कौन थे इनके नाम एक बार हम जान लेते हैं। इस ट्रेन डकैती में 10 लोग शामिल थे। ये 10 लोग कौन कौन थे? ठीक है, तो ये थे, एक थे राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, एक सेकंड, इसमें थे
राम प्रसाद बिस्मिल, बिस्मिल। उसके बाद राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी। रोशन सिंह, रोशन सिंह। अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां। ठीक है, इन चारों को फांसी दी गई, इन चारों को फांसी दी गई। ठीक है, फिर है चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। चंद्रशेखर आज़ाद। सचिंद्र नाथ बख्शी, सचिंद्र नाथ बख्शी। उसके बाद मनमथ नाथ गुप्ता, मनमथ नाथ गुप्ता। मनमथ नाथ गुप्ता के द्वारा एक पैसेंजर पर गोली चल गई और वो जो है मारा गया। इनका कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन जल्दबाजी में चल गई। केशव, बनारसी लाल, बनारसी लाल और मुकुंद लाल, ये 10 लोग शामिल थे इस डकैती में। मुकुंद लाल। ठीक है, इनको जो है गिरफ्तार किया गया। इन्होंने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक जगह है, वहाँ पर एक ट्रेन को लूटा। उसमें से जो सरकारी खजाना है उसको लूटा। इसको काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। ओके, तो HRA के, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के 40 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। 40 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और 29 पर मुकदमा चला। 29 पर मुकदमा चला। ठीक है, जिसमें से 4 लोगों को फांसी हुई, जो कि हमने पहले जान लिया। 4 लोगों को फांसी हुई। ओके, इतना हमने जान लिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे एक सूचना और है। एक सूचना ये है कि ठाकुर मंजीत सिंह के द्वारा एक प्रस्ताव भेजा गया केंद्रीय विधान परिषद में, इन सभी की जो सज़ा है वह माफ़ करवाने के लिए, लेकिन ये प्रस्ताव वायसराय के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। ठीक है, तो ठाकुर मंजीत सिंह, ठाकुर मंजीत सिंह। ठीक है, तो केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद में प्रस्ताव रखा गया, प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन जो है वायसराय ने इसको अस्वीकृत कर दिया। वायसराय ने अस्वीकृत कर दिया। उसके बाद मदन मोहन मालवीय ने एक शिष्टमंडल लेकर गए वायसराय के पास इनकी सज़ा माफ़ करवाने के लिए, लेकिन उसको भी जो है अस्वीकृत कर दिया गया। मदन मोहन मालवीय। शिष्टमंडल, इसको भी अस्वीकृत कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद बैरिस्टर मोहनलाल सक्सेना ने जो है ब्रिटेन के सम्राट के पास प्रस्ताव भेजा इनकी सज़ा को माफ़ करने के लिए, लेकिन वो भी जो है अस्वीकार कर दिया गया। अब इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन है इसमें। इन्फॉर्मेशन ये है कि काकोरी षड्यंत्र में जो है, काकोरी षड्यंत्र में
इनका केस लड़ा, इनका जो अभियुक्त है इनका केस गोविंद वल्लभ पंत जीबी पंत की अध्यक्षता में लड़ा गया कि जो अभियुक्त है उनकी तरफ से गोविंद वल्लभ पंत लड़ रहे थे और सरकारी वकील थे पंडित जगत नारायण मुल्ला। पंडित जगत नारायण मुल्ला। ओके साथियों, तो आज इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।